जो भी हमारे यहाँ के नेतागण तो हैं, मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई। हाँ। हम लोग हमारे बाप दादाओं ने भी रिक्वेस्ट किया, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ वो पुल नहीं बन पाया या वो बांध नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कराटे छोड़ने का क्या कारण? 2010 में जब मेरे रीढ़ की हड्डी में गांठ आया और उसका ऑपरेशन, और जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इस हैंडलिंग की वजह से, तो मुझे कराटे को छोड़ना पड़ा। मैम से मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? इनसे मेरी मुलाकात जितने भी गेम्स हैं उसमें भी पॉलिटिक्स आपको दिखी कहीं भी किसी तरीके की राजनीति है? अब अंकुर भाई, आप फंसाने वाला काम कर रहे हो, मुझे और भी खेलना है। तो खैर, सेंटर बहुत कम पैसा देता है। सेंटर देता है इतना ही पैसा मिलता है सेंटर से। अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं तो ये है पैसा। मेन पैसा जो मिलता है वो आपके स्टेट से मिलता है। ऐसे बहुत सारे राज्य है जहाँ पे अभी तक तो पैसा मिलता ही नहीं। दिनेश की चर्चा हर जगह रही है, क्या गोल्ड जीत सकते थे वो? बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा। सीबीएम थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ क्या है? हाँ, सीबीएम बिल्कुल। सीबीएम एक्चुअली में ये व्हील चेयर पे होना कोई शर्म की बात या उसकी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब एरोप्लेन से उतरते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछता है और साथ में एक रेलिंग लगा हुआ होता है। क्या है वो रेलिंग? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है, कविशाला का एक नया इनिशिएटिव है बिग जर्नीज, उसमें की जो यात्राएं हैं, पंक्ति की दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं उन तक हम ऐसी कहानियां जिनको देखकर प्रोत्साहित होते हैं वो कहानियां पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में हमने राजनीति की बातें की, किताब की बातें की, साहित्य की बातें हुई। कुछ समय पहले से हमने खेल और इसके इर्द गिर्द जो संरचनाएं या लोग हैं उस पर हमने बातचीत शुरू की है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है शम्स आलम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। शुरुआत, चूंकि हमारे प्रॉपर्टी का नाम बिग जर्नीज है, तो हम आपकी जर्नी से, आपकी यात्रा से शुरुआत करते हैं कि स्विमर बनने से पहले या फिर स्पोर्ट्स में आने के पहले तक की आपकी क्या जर्नी है, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या है आपकी यात्रा? अंकुर जी, जर्नी बिल्कुल हम लोग कर ही रहे हैं और यही चल ही रहा है। स्पोर्ट्स में आने से पहले ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में ही मतलब स्पोर्ट्स से ही मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। स्टार्ट ही वैसे हुई है, क्योंकि मेरे जो नाना थे वो पहले से ही अच्छे खासे रेसलर थे। उन्होंने काफी एक जगह पे, जैसे कि हरियाणा हो गया या फिर पंजाब है, और दिल्ली में वगैरह में, कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल में उन्होंने रेसलिंग की थी उस टाइम पे। तो वो मतलब एक फैमिली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही है हमारा उस तरीके का। तो मैं जब पैदा हुआ, बचपन से ऐसा है कि उस वक्त पढ़ने के लिए हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे, गाँव में ही थे वहाँ पे। लेकिन खेलने का जहां तक शौक है, बचपन से ही खेलता था। हाँ, पर्टिकुलरली एकदम वो कोई एक स्पोर्ट्स लेकर के नहीं चला था, लेकिन बचपन में जो हम सारी चीजें खेलते हैं, गुल्ली डंडा या कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, जो हमारे गांव में चलता है, तो उस तरीके से ही चल रहा था। और चूंकि स्विमिंग इसलिए आती थी या आती है कि हमारा जो गाँव है, रथोस गाँव है, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार, जो कि नेपाल से काफी सटा हुआ है वो। तो अक्सर वहां पे बाढ़ आ जाती है। ये हमारी खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए, या जो भी हमारे यहाँ के नेतागण तो हैं, मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई। हम लोग हमारे बाप दादाओं ने भी रिक्वेस्ट किया, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ वो पुल नहीं बन पाया या वो बांध नहीं बन पाया, जिसकी वजह से फसल जो हमारी है उसका नुकसान रुक सके, हमारे मवेशियों का नुकसान रुक सके। लेकिन खैर ये है, तो उसका कहते हैं ना कि दोनों चीज होती, कहीं अगर अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। तो उस बाढ़ की वजह से ऐसा है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, मुझे ही नहीं, मतलब जो भी बच्चे हैं या और भी जो भी लोग हैं, सभी को स्विमिंग आती है। वो टेक्निकल स्विमिंग ना आती हो वो अलग बात है, लेकिन तैराकी मतलब बिहार से आते हैं तो आपको स्विमिंग आती होगी। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है। बिल्कुल। ओके, अच्छा, आप कराटे भी शायद कर रहे थे, तो ठीक है, आपका स्विमिंग में आने का तो एक कारण है कि एक आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखी कि उसमें एक रुझान उस तरफ बढ़ा, लेकिन कराटे छोड़ने का क्या कारण? कराटे छोड़ने का कारण
कोई खास नहीं है, लेकिन चूंकि कराटे के अंदर आपके जो लेग्स होते हैं और किक्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी है। और 2010 में जब मेरे रीढ़ की हड्डी में गांठ आया और उसका ऑपरेशन हुआ, और जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ मिस हैंडलिंग की वजह से, तो मुझे कराटे को छोड़ना पड़ा। हालांकि हम कराटे को जरूर छोड़ दे, कराटे हमें नहीं छोड़ता है, कि मार्शल आर्ट इज समथिंग, इट्स अ वे ऑफ योर लाइफ, कि आपको जीना सिखाता है। और वही कहीं चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिस, जो मेहनत मैंने उस वक्त की थी, वो सारी वजह बनी कि आज एटलीस्ट मैं कम से कम आपके सामने बैठा हूँ। वरना मुझे याद है जब मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स से जब बात होती है पोस्ट ऑपरेशन, तो यही था कि भाई अब आप लेटे रहोगे, जिंदा तो रहोगे लेकिन लेटे रहोगे, कुछ और कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो जो कराटे में हमने सीखा, जो लाइफ का डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, डायनामिज्म, वो सारी चीजें, और वो जो मेंटल टफनेस के ऊपर काम होता है, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया। और आज बिस्तर से उठ के एटलीस्ट कम से कम आपकी ऑफिस में बैठा हूँ कविशाला में। अच्छा, एक जरूरी चीज यहाँ पे ये भी है, बहुत क्लीशे सा क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं कि क्या मोटिवेट करता है। सभी जानना चाहते हैं, सभी समझना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से आना जहाँ पे एक ऑप्शन है कि ठीक है भाई, कोई मुझे कुछ बोलेगा थोड़ी, मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो भी ठीक है, कुछ कोई नहीं बोलेगा। क्या मोटिवेट करता है, क्या क्या कारण है कि आगे कुछ करना, करते रहना है, क्या क्या मोटिवेट करता है आपको? नहीं अंकुर भाई, देखिए मोटिवेट करने की बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगा, देखो बहुत खुले लफ्जों में, जब आपके साथ में कोई डिसेबिलिटी आती है किसी भी शख्स को, चाहे वो मैं रहूं या मेरे जैसे हजारों जितने भी लोग, फैमिली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं उसके ऊपर, और उसी वक्त फिर लोग आपसे कटते भी हैं उसी वक्त। तो ये हुआ मेरे साथ भी ऑब्वियसली, और इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है, बहुत नेचुरल है। ये हुआ। अब दिक्कत ये थी कि मैं बॉम्बे के अंदर रह रहा हूँ, तो जब आप शहर में हैं तो पैसे की बहुत जरूरत है भाई, बगैर पैसे के कुछ होगा नहीं, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, ना तो आपके घर का रेंट जाएगा, बिल्कुल बहुत सारी चीजें। तो मेरे पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं था। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फाइनल सेमेस्टर में विप्रो हमारे कंपनी में, हमारे कॉलेज में आई और प्लेसमेंट हो रहा है, मेरे को भी सिलेक्ट किया। तो मैं कह रहा हूँ तो यार मैंने तो कोर मैकेनिकल किया है, मैं कहाँ जाऊंगा सॉफ्टवेयर में। ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं उस वक्त जब हमारे पास सब कुछ आ रहा है। सडनली चीजें चेंज हुई विद इन 6 मंथ। फाइनल सेमेस्टर में ऐसा हो गया। अब उसके बाद ना तो विप्रो है और ना कोई कोर कंपनी है। अब वो जो टाइम गया तकरीबन 1 से 1.5 साल का, पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है मुंबई में, वहां पे उस टाइम पीरियड के अंदर में न जाने कितने जॉब्स इंटरव्यू दे दिए, वहीं से न जाने कितनी चीजें, कितनी मेल हो गई, कुछ नहीं हुआ। एक कॉल कनेक्ट हुआ कहीं ना कहीं से कि भाई एक कॉल सेंटर है यूरेका फॉर्ब्स, जो यूरेका फॉर्ब्स एक कंपनी है वाटर प्यूरिफायर की, आपने सुना हो। तो उनका एक यूरोबल कॉल सेंटर चलता है जो कि स्पेशली डिजाइन है, वहां पे सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही उसको हैंडल करते हैं। तो वहां पे आपको चांस है, आप अगर चाहें तो वहां पे जा सकते हैं, आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाएगी। मेरे लिए वो बड़ा क्लिकिंग पॉइंट था कि देखिए ट्रैवल हमारे जैसी हालत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेसिबल है नहीं, ना बस ना ट्रेन एक्सेसिबल नहीं है, तो हम वहां जा नहीं सकते हैं। हमें चाहिए या तो कैब या टैक्सी ऐसी हो जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि आपको ट्रैवलिंग मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने वो सोचा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। सैलरी उन्होंने मुझे समवेयर अराउंड 6,000 या कुछ ऑफर की, बहुत कम था, ठीक है, लेकिन मेरे को ये लगा कि उस सैलरी को नहीं देखना है मुझे एटलीस्ट कम से कम इस जगह से बाहर निकलना है। मैं पहले निकलूं तो सही, फिर लोगों से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने वहां पे उस कॉल सेंटर में तकरीबन 1-1.5 साल तक मैंने वहां पे काम किया। तो सही है। आपने जैसे बताया कि मोटिवेशन के लिए कारण है कि ऑप्शन नहीं है, अपने आप रास्ते कुछ ना कुछ निकल आते हैं, कुछ ना कुछ निकालने पड़ते हैं। थोड़ा लाइट करते हैं। आपने इंजीनियरिंग का जिक्र किया, मैकेनिकल ब्रांच थी आपकी। मैकेनिकल ब्रांच में मुझे ऐसा सुना है कि थोड़ा वो ऐसे होते हैं, सारे लड़के होते हैं उस क्लास में। मैम से मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? हाँ बिल्कुल, मैकेनिकल ब्रांच में सारे लड़के होते नहीं, हमारे यहाँ इत्तेफाक से 2 लड़कियां थी। अच्छा, मुझे याद है।
2 लड़कियां थी, बट नो ऑफेंस, आई मीन अगर वो सुन रही होंगी तो, बट वो दोनों भी लड़के जैसे ही लगती थी। ओहो। तो खैर एनीवे, और 60 बच्चों की क्लास है, उसमें 2 लड़कियां, तो आप क्या ही सोच सकते हैं। खैर वो अलग चीज है। इनसे मेरी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई। ओके। और ठीक है, आई मीन अब हम इस स्टेज पे आ गए थे कि जहाँ पे अगर कोई साथी मिल रहा है और अगर आपको वो अंडरस्टैंड कर रहा है तो आप आइए साथ में और फिर बंधन में बन जाएगी। अच्छा, कभी चूंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिस सिचुएशन से आप निकलते हैं या फिर जो भी चीजें आपके साथ हुई, एक ना मतलब एटलीस्ट भारत में जिन लोगों को भी देखते हुए कि हीन भावना से देखने लगते हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, है ना। आप कभी इस तरीके के बहुत सारे लोगों से हमेशा पाला पड़ा होगा, या फिर होना कि मतलब बेचारापन दिखाना, कि मतलब हम बेचारा बोलना, इस तरीके के लोगों से मुलाकात हुई, और इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस है लोगों का, एक तो मतलब क्या लगा आपको, कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, और इस तरीके के लोगों को आप किस तरीके से फेस करते हैं? देखिए, मेरे साथ में तो बहुत बार ऐसा हुआ है, नो डाउट। चूंकि मैं अपने घर से निकलना शुरू कर दिया, 2 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें ताली दोनों हाथ से बजती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप एक बहुत बड़े मॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप मुझे बताइए दिन भर में कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जो डिसेबल्ड है आपके सामने आते हैं? रेयरली आपके सामने आते होंगे लोग। राइट। मुश्किल से 100 में से 1 दिख जाए तो भी बहुत बड़ी बात है ना। ज्यादातर जो डिसेबल लोग हैं वो आपको या तो किसी मस्जिद के बाहर या किसी मंदिर के बाहर कुछ वक्त तक दिखे। ये लोगों का परसेप्शन है कि भाई जो डिसेबल्ड है वो या तो मंदिर या मस्जिद के बाहर हाथ फैला के बैठा होगा। ठीक है, तो ये चीजें दोनों तरफ से क्रिएट होती है। उसकी बहुत सारी वजह है। उसकी वजह ऐसी भी है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल नहीं है। कुछ लोग अगर जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं निकलूं, लेकिन फिर जब वो निकलता है तो उसके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए व्हीलचेयर एक्सेसिबल रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक कारण बनती है। मेरे साथ में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे भी बॉम्बे के अंदर निकलता था। ऐसे ही मैं जा रहा था, मेरे बैंक का मुझे कुछ काम था। तो जो सिग्नल होता है, सिग्नल के पास सिग्नल लग गया था तो मैं रुक गया। तो रिक्शे से एक माँ और एक बेटी, शायद उनका रिक्शा वहां पे रुका, उतरने वाले हैं। और तो मैं वहीं पे खड़ा था और वो रिक्शा साइड में आके रुका। वो लड़की शायद पैसा देने के बाद जो उसको कुछ रिटर्न मिला होगा, वो एक्सचेंज उसने मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश की ऐसे। और इत्तेफाक से मैं उसी टाइम में, ऐसे जनरली मैं पीछे मोबाइल रखता हूँ, यहाँ से मैंने अपना मोबाइल निकाला। अब वो लड़की एकदम शॉक हो गई। अच्छा, उसको लगा कि आप उसको वो लड़की शॉक हो गई। मैंने बोला कोई नहीं, लाओ दे दो यार। पैसा तो पैसे को मना नहीं करना चाहिए, जहां से आ रहा है दे दो। बट ये बात को उसको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भीख नहीं मांग रहा है, ये ऑब्वियसली अपने किसी काम से आया होगा। तो इसमें मुझे ये लगता है कि इसमें दोनों तरफ से होना चाहिए। जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि यार पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो गो आउट, वो भी बाहर जा सकते हैं, वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, उनकी भी चीजें। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों तरफ से तारीफ। राइट। नहीं, अच्छे पॉइंट निकाले आपने कि मतलब सच में अगर आप वापस से सोचेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कोई भी। तो जब तक मैं दिखूंगा नहीं। अभी मैं गया, मुझे याद है, अभी मैं यहाँ जब खाने के लिए गया तो वाइफ बैठी हुई थी यहाँ पे। मैं बोला कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ। तो बोले आप जाइएगा? बोला हाँ जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। मैं गया, वहां से वो ट्रे उठा करके मैं लाया। तो लोगों को देखने का नजरिया चेंज होता है कि यार नहीं, ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे चीजें हो जो आप कर सकते हो और अगर आप कर रहे हो तो उसको करने भी देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है 2016 में जब मैं कनाडा गया तो मेरे जो कोच साहब थे वो बोल रहे हैं कि शम्स लाओ मैं आपकी व्हीलचेयर चलाता हूँ, आपकी व्हीलचेयर बहुत अच्छी चल रही है। मतलब बहुत स्मूथ चल रही है। ऑब्वियसली वहाँ का टेरेन बहुत अच्छा था। मतलब सर आप रहने तो मैं चला लूंगा।
नहीं नहीं, अरे मुझे आपकी हेल्प करनी है, मुझे सेवा करना है, सेवा भाव करना है, जो भी है मतलब। हाँ बोला ठीक है सर, आप मत करो, मैं चला लूंगा। फिर गए एक जगह पे, जब हम रूम में एंट्री करने वाले थे, शायद वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे था, वो ऐसे किए, मैं उस तरफ, मेरी व्हीलचेयर उस तरफ, हाँ गिर गया। तो होता क्या है ना कि जिसका बंदर वही नचाने वाला काम है। हाँ। तो मतलब कभी कभी लोग अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई, देखिए मुझे अगर हेल्प की जरूरत होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पानी का ग्लास चाहिए और मैं वो नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपसे मांग लूंगा। देखिए मांग लेना चाहिए कि आप मुझे ये दे दीजिए, मेरे लिए ये अच्छा है। अब आप जबरदस्ती किसी को हाँ। वो चीज करने बोलेंगे तो वो अच्छी की जगह खराब हो खराब जाएगी। लगेगा। तो ये सारी एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके गेम में थोड़ा डीप डाउन करेंगे। उसके पहले हम सुनते हैं हमेशा कि स्पोर्ट्स में बहुत राजनीति रहती है। किसी भी मुकाम तक पहुंच पाना तो दूसरी बात है, लेकिन उसमें एंट्री करना सबसे सबसे टफ टास्क होता है। तो क्या लगता है आपको कि जितने भी गेम्स हैं उसमें भी पॉलिटिक्स आपको दिखी कहीं भी किसी तरीके की राजनीति है? अब अंकुर भाई, आप फंसाने वाला काम कर रहे हो, मुझे और भी खेलना है। तो खैर, अब मैं पूरा क्लीन तो नहीं है, लेकिन है, होती है, हाँ। बिल्कुल होती है। जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले, मैं अभी इंटरव्यू आने वाला है, वो साइना नेहवाल से बात चल रही थी, और उन्होंने भी बड़ी खुल के उन्होंने नहीं बोला, कश्यप ने भी खुल के बोला कि किस तरीके से राजनीति होती है और नहीं, किस होती तरीके है, से। चीजें हैं, बिल्कुल है। हाँ मैं डिनाई नहीं करता हूँ, चीजें बहुत सारी हैं और बहुत सारे लेवल पे होती है। हाँ अब क्या ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि अभी जो रिसेंट एशियन गेम्स हुआ था, हाँ तो मुझे जाना था। तो जनरली ये रूल है कि व्हीलचेयर पे अगर कोई खिलाड़ी है तो उसके साथ में एक एस्कॉर्ट दिया जाता है। वो गवर्नमेंट देती है। हाँ, गवर्नमेंट हाँ, देती है। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं, किसी का कोई खर्चा नहीं। ठीक है। हाँ लेकिन होता यही है कि मुझे बोला गया कि नहीं, आपके लिए नहीं है एस्कॉर्ट कोई। हाँ अब मैं कर रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ कि प्लीज कुछ देख लीजिए सर, ऐसा है, और जीनियन दिक्कत है कि भाई हाँ। व्हील चेयर पे हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि भाई कोई और एस्कॉर्ट है। हाँ, दूसरे प्लेयर्स को दिया गया है। नहीं, दूसरे प्लेयर्स को तो दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई और बंदा ही आ अच्छा जाता है, अच्छा, तीसरा ओके बंदा आ जाता है। ओके। हाँ ये कौन है भाई, इसको तो हमने कभी देखा नहीं। नहीं नहीं, ये पैरा स्विमिंग का एस्कॉर्ट है। अच्छा। तो इस तरीके की चीजें होती है। हाँ। अब ये फेडरेशन के हाथ में भी कुछ चीजें होती है, कुछ हाँ। गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उसमें हम लोग हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कैसा लगता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना? कैसा लगता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना? ये मैं काफी दिन से सोच रहा था ये करने के लिए, चूंकि जो सी स्विमिंग वाला या ओपन वाटर स्विमिंग का जो है अंकुर भाई, ये हमारे जो पूल स्विमिंग होती है उससे अलग होता है। ओके ओके। इसके लिए हमें पूल स्विमिंग में हमें सारी चीजें चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, एंडोरेंस चाहिए होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस स्विमिंग होता है। अच्छा, किसी लेमैन को समझाना हो तो किस तरीके से समझाएंगे, जो मतलब ऑडियंस होगी हमारी? हाँ सीधे सीधी बात है कि मतलब जो पूल स्विमिंग होती है उसमें हाँ। आपको एकदम स्पीड से करना है, जो हाँ। सबसे पहले टच कर दे वॉल को, हाँ वो जीत गया। हाँ राइट। हाँ लेकिन जो ओपन वाटर की स्विमिंग है या सी स्विमिंग है, उसमें आपको आपके ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर ओके। हाँ ख्याल रखना पड़ता है। आपको एंडोरेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें लंबा चलना है, आपको हाँ। घंटों घंटा आपको स्विमिंग करते रहना है। हाँ तो उसकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है। हाँ। ये रहता है डिफरेंस। हाँ हाँ। आपने हाल फिलहाल में मतलब मीडिया में बहुत लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से, तो मैं वो अनुभव और वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा समझना चाहता हूँ। अच्छा लगता है ऑब्वियसली, जब आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, और मेरे रिकॉर्ड बनाने का अपना एक खास मकसद है। मैं रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए ही नहीं बना रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, बल्कि देखिए 2014 में मैंने सी स्विमिंग की, 6 किलोमीटर की सी स्विमिंग बॉम्बे में मैंने की, जो नेवी डे पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके बाद गोवा में मैंने 8 किलोमीटर की स्विमिंग की। ओके। हाँ और वो मेरा मकसद ये था कि जो गोवा में बीचेस हैं उसको एक्सेसिबल बनाया जाए। क्योंकि देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, देश के निर्माण में आज अगर मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ, या ट्रैवल कर रहा हूँ, टैक्स तो मैं भी भर रहा हूँ। राइट राइट राइट। हाँ तो जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ देश के लिए, तो मुझे भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए मेरे लिए। उसको
उजागर कौन करेगा, उसके लिए बोलेगा कौन? तो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है तो मैं उसका इस्तेमाल करूं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। और वही वजह थी कि 2017 में हमने ओपन सी स्विमिंग जब गोवा में की तो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को बुलाया। और वो सारे लोग आए, वहाँ के गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, और उनको हमने बताया कि हमें भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल एक बीच बना करके दीजिए जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग वहां तक किनारे तक जा सके, हम भी अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें। एंड आई एम सो हैप्पी कि गोवा आज के डेट में काफी अच्छा कर रहा है। वो लोग पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि कंप्लीटली व्हीलचेयर एक्सेसिबल होता है, इंक्लूसिव होता है। बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। और अभी हमारा जो करंट नेशनल चैंपियनशिप हुआ वो भी गोवा में हुआ, और जो कमिश्नर साहब थे वहाँ के, कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने खुद कहा कि जिस पूल के अंदर हमारा स्विमिंग कंपटीशन हुआ वो पूल पिछले कई सालों से, 1-2 साल नहीं, कई सालों से ऐसे ही पड़ा था, वो बन नहीं रहा था। लेकिन ये कंपटीशन की वजह से वो पूरा पूल एक्सेसिबल बन गया है। तो मतलब इस तरीके का जो आयोजन होता है उससे काफी फायदा भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो आई थिंक अलग अलग राज्यों को ऐसे कराना भी चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज और है कि जिस तरीके से हम नॉर्मल गेम्स होते हैं, नॉर्मल ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक गेम्स होते हैं, भारत का जिस तरीके से परफॉर्मेंस था, पैरा ओलंपिक्स गेम हो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था, बट जिस तरीके की कवरेज मिलना चाहिए, अगर आपसे न्यूट्रल पूछें, क्या दोनों को बराबर वेटेज चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे मीडिया की तरफ से वो मिलता है मॉनेटरी बेसिस पे भी? अंकुश भाई, उसके बहुत सारे लेवल्स है। देखिए, जहां तक मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक होता है वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओलंपिक जहां पे होता है वहीं पे पैरालंपिक्स होता है, भले ही कुछ दिनों का गैप हो, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग टीम को उतना टाइम चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी खेलते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे जो खिलाड़ी विदाउट डिसेबिलिटी हैं वो भी खेलते हैं। उसके बाद जब हम नेशनल लेवल पे आते हैं तो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार का जो सपोर्ट है वो दोनों के लिए सेम है। मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जो मॉनेटरी हेल्प आपने बोली, तो जितना पैसा ओलंपिक में मेडल लाने पे मिलता है उतना ही पैसा पैरालंपिक्स में मेडल लाने पे मिलता है। ये सेंटर तक की बात है। लेकिन जब सेंटर से जैसे ही नीचे आते हैं, देखिए सेंटर बहुत कम पैसा देता है। सेंटर देता है 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख, इतना ही पैसा मिलता है सेंटर से। अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं तो ये है पैसा। मेन पैसा जो मिलता है वो आपके स्टेट से मिलता है। अब चाहे अगर आप अब हरियाणा के हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। आपके एक गोल्ड मेडल का 6 करोड़ रुपया है। लेकिन अगर वही आप बिहार से हैं तो आपके गोल्ड मेडल का ओलंपिक में या पैरालंपिक्स में 6 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अच्छा, तो ये डिफरेंस है। और ऐसे बहुत सारे राज्य है जहां पे अभी तक तो पैसा मिलता ही नहीं। अब ये तो मैं आपको बहुत ही जो उच्चतम स्तर है वहां की बात कर दिया। नीचे अगर आते हैं, हम नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पैसा मिलता ही नहीं, जहां पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। तो मुझे देखिए, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नीचे से होना चाहिए, ना कि ऊपर से। अब अगर एक बंदा ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया है तब उसको क्या जरूरत है? अच्छा, आपने हरियाणा की बात की, अभी मेरे दिमाग में ओलंपिक्स आ गए वापस से। विनेश की चर्चा हर जगह रही है, क्या गोल्ड जीत सकते थे वो? मतलब वेट कम करना कितना टफ होता है। आप भी एथलीट हैं, आपके पास भी कई बार इस तरीके के प्रेशर्स आते होंगे। मुझे याद है एग्जैक्टली ऐसा हुआ है मेरे साथ में। 2008-9 मुंबई यूनिवर्सिटी का जो गेम होता है, उस वक्त मैं डिसेबल नहीं था। तो मैं चूंकि कराटे करता था, तो कराटे में भी सेम वेट कैटेगरी का ही खेल होता है, और मैं खुद भी 51 to 54 कैटेगरी में खेलता था, सेम कैटेगरी में। तो उस वक्त मेरा वेट अराउंड 100 ग्राम ज्यादा था, मेरा भी वेट। बट ये था कि मुझे वो चीज पहले पता चल गई थी कि मेरा वेट ज्यादा है, तो मैंने उसके ऊपर काम किया और उसको फिर मैंने रिड्यूस किया, और वो मैं उस टाइम में उसको कवर कर पाया। अब यहाँ पे जैसे विनेश जी की बात है, तो
आई एम नॉट श्योर कि उनको कब पता चला ये चीज, और किस तरीके से फिर उनकी जो टीम है उन्होंने क्या काम किया उसके ऊपर। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उन्होंने नहीं किया, नहीं हो पाया उस वक्त, और हमें वो मेडल लूज करना पड़ा। कुछ चीजें यहाँ पे आई थी कि मतलब अगर वो हट जाती तो क्या होता, मतलब छोड़ देती तो शायद सिल्वर में। ये ऐसे नहीं होता है, ये उनका अपना एक रूल है कि आप खिलाड़ी हैं तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करना ही पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं कि फेडरेशन ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो या ये चीजें नहीं है, ये गलत है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेजरमेंट लेना चाहिए था, वो उनको पहले करना चाहिए था। लेकिन अब जब आप खेलने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त आपका जब वेट कैटेगरी आपका हो रहा है और आपका अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा है, फिर आप डिस्क्वालीफाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा हटते हैं, थोड़ा जो कविशाला पे बात कर रहे हैं, साहित्य और किताबों की तरफ थोड़ा रुझान करते हैं। एक किताब आई है अभी, शायद काफी लोगों ने पढ़ी होगी, रोल मॉडल्स, है ना, शीला रसिद ने लिखी है, बहुत नोन फेस है, जिन्होंने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी फोकस किया होगा, है ना। सो आपकी कहानी है इस किताब में पढ़ रहा था, आपके साथ कुछ और लोगों की जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए रोल मॉडल्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को किसी भी तरीके से। क्या है इस किताब में, अगर हम संक्षिप्त में पूछें आपसे? इसमें शीला रशीद ने काफी अच्छे से उन्होंने इस चीज को दर्शाने की कोशिश की कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें कैसे कैसे रोल मॉडल्स हैं, और उन्होंने ऑब्वियसली किन किन परिस्थितियों के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छा मकाम हासिल किया है और एक अच्छा रिकॉग्निशन हासिल किया है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि मतलब चूंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं पे खास करके अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो उनके अंदर एक ये फेयर रहता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या हम कुछ भी कर ले हमें गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, एक टाइप ऑफ। तो मुझे ये लगता है पर्टिकुलरली कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जरूर वो चीजें मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। ये हो सकता है कि थोड़ा लेट हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको वो मिलेगी। हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देश का राष्ट्रपति जिस देश में अब्दुल कलाम जी रहे, तो ऑब्वियसली तो थोड़ा अगर और डीप डाउन इसमें करें, एक सिंपल सा लाइन हमेशा बहुत डिस्कशन में रहता है, आई डोंट नो आप कितना बोलना चाहेंगे, मुस्लिम्स इन इंडिया, बहुत सारे डिबेट्स चलते रहते हैं, बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं आप? सच में जो पॉलिटिकल नैरेटिव से सेट है इंडिया में मुस्लिम्स को लेके, खासकर कई पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, कितनी हद तक सच है, कितनी हद तक झूठ है, केवल पॉलिटिकल वो मीडिया के थ्रू दिखाए जाते हैं नैरेटिव सेंस से, क्या सच्चाई है उनकी? आपका नजरिया क्या है? देखो अंकुर भाई, हॉनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा मोबाइल निकालो, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो मतलब अगर 100 में से हम देखेंगे तो 80% लोग नॉन मुस्लिम्स हमारे फ्रेंड्स हैं। हम रहते हैं, आज बात करते हैं, हम अभी जस्ट आपसे पहले हम जहाँ गए थे तो वो हमारे नवदीप जी हैं, सिख हैं वो। तो मेरा तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं कि मुझे खाली मुस्लिम से ही काम चलेगा। तो देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा आपका कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ही गया, किरण रिजिजू सर से मेरी मुलाकात हुई, तो अब ये मैं कहूँ कि मतलब मैं मुसलमान हूँ और मुझे मिलने नहीं मिला, या ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ, उन्होंने मिलने तो दिया मुझे। हाँ, ये और बात है कि आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा। अगर आप वो जाए वो रिलीजन के बियॉन्ड है, हिंदू है तब भी करना पड़ेगा, मुस्लिम है तब भी करना पड़ेगा, वो आप कोई भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है एज अ मुस्लिम के आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। देखिए फ्रैंकली मुझे याद है, आई मीन हमारे गांव में राशन तो हमें भी मिल ही रहा है, बिल्कुल, जो भी चीज है, जो बेसिक चीज है, सरकार की तरफ से जो क्या कहते हैं आवास योजना होती है, मैं जानता हूँ, मुझे खुद मिला है उसमें का। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मिल रहा है हमारे गांव में। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार जब कोई भी पॉलिसी लागू होती है बड़े लेवल पे,
तो वो ऐसा देख के तो नहीं करते हैं कि ये मुस्लिम को ना मिले या सिर्फ हिंदू को मिले, ऐसा तो नहीं होता होगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर वो डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो तो फिर पूरा छेड़छाड़ हो जाएगी, जो हमारी किताब है उससे छेड़छाड़ हो जाएगी। बिल्कुल, वो एक जो लाइन लिखी हुई है संविधान में ऊपर, वो वो बियॉन्ड रिलीजन, सब कुछ के सब ऊपर है वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, इन सबसे परे है। और मुझे भी लगता है कई बार कि जिस तरीके से वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है वो ऐसा कुछ है नहीं है। वो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए कई बार किसी भी XYZ ABC किसी भी पार्टी से वो करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साहित्य पढ़ते हैं आप? फ्रैंकली बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ता हूँ मैं, चूंकि अभी टाइम नहीं उतना मिलता है, लेकिन किताबें मैंने पढ़ी है, चूंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ाई किया हूँ। ओके। मेरी जो शुरुआती तालीम है वो उर्दू मीडियम से हुई है। तो उस वक्त थोड़ा सा शेर शायरी का बिल्कुल शौक रहा और किया भी करता था, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हुई, डिसेबिलिटी हुई, तो वक्त अकेला हो गया, कोई था नहीं साथ में, तो उस वक्त कलम और क्या आपने बिहार से ये पढ़ाई स्टार्टिंग में? नहीं, मेरी पूरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई। ओके। बॉम्बे में मैं पैदा बिहार में हुआ हूँ, शुरुआती कुछ दिन मैं बिहार में रहा, लेकिन चूंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला था, उस वक्त तक मेरे दो भाई बॉम्बे में रहते थे और वो लेदर बैग का कारोबार करते थे। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि हाँ, इस बच्चे को पढ़ाई दे सकते हैं। तो मैं आ गया बॉम्बे भाइयों के साथ में। उस वक्त तक मम्मी और पापा जो थे वो भी गांव में ही थे, लेकिन मैं भाइयों के साथ आ गया था। तो भले ही बचपना थोड़ा टफ रहा मेरा, मतलब क्या कहते हैं, काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर वाला, कि जो बैचलर लाइफ में चीजें होती है वो मैंने बचपने में की, कि आपको झाड़ू लगाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन मांजना है, खाना का खुद देखना है। कोई आपको बोलने वाला नहीं कि भाई आप खाना खा लो या फिर आप अपने कपड़े धो लो या आपको स्कूल जाना है, ये बोलने वाला कोई नहीं था। चीजें आपको करनी है। प्लेटफॉर्म आपको एक मिल गया कि हाँ भाई, सोने के लिए आपको बिस्तर है, यहाँ पे आप सो सकते हो। बॉम्बे में सो सकते हो, आपकी जो भी बेसिक चीजें वो हो जाएगी, बाकी काम क्या करना है वो खुद करना है आपको। आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग जैसे यूपी बिहार से आते हैं, मैं खुद यूपी से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग जब जाके बाहर सेटल होते हैं तो इन सब चीजों की जो वक्त से पहले ना जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो हमें वो निभानी भी पड़ती हैं, कि वो जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो हमें करनी भी पड़ती हैं। अच्छा, आपने कुछ परिवर्तन देखा? क्योंकि जॉब क्रिएटर्स जैसे हम लोग अभी भी, मतलब मैं यूपी से यहाँ पे आया, तो जॉब क्रिएटिंग में अब मैं यूपी की बात अगर ना करूं, बिहार की बात करूं, कुछ परिवर्तन देखा आपने इतने सालों में? कुछ चेंजेस आ रहे हैं सरकार के बदलने के साथ में और समय के साथ? नहीं, बिल्कुल आए हैं। यूपी में भी चल रही हैं बहुत सारी चीजें, और अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं। आई मीन, तो मुझे लगता है कि यूपी बिहार वाले अब सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि नौकरी दे भी रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे, नौकरी दे भी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। अच्छा, ओके। अगर आपने अभी एक कविशाला खोली है हम तो जिसके जरिए से थोड़ा सा कुछ ना कुछ, देखिए आपने ये जगह आई एम श्योर के रैंक पे ली होगी, इसमें आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कोवर्कर्स होंगे, तो काम तो चल ही रहा है ना, किसी ना किसी तरीके से आप तो एक एम्प्लॉयमेंट का काम दे ही रहे हैं। भले हो सकता है वो छोटे लेवल पे हो, लेकिन आगे बढ़ करके ये और बड़े लेवल पे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जारी है और आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, अभी जिक्र हुआ था CBM, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ क्या है? हाँ, CBM, बिल्कुल। CBM एक्चुअली में ये एक ट्रस्ट है बैंगलोर बेस्ड। ओके। और ये मेरे स्पॉन्सर हैं, ये मुझे स्पॉन्सर करते हैं। ये जो अभी आपने इवेंट देखा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बना है गंगा रिवर स्विमिंग में, तो ये उसी का मेडल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का मेडल है। मैं अभी तक मैंने देखे नहीं आज तक। मैं आपको ये मेडल, ये उसका मेडल है, आप देख सकते हैं। ये इसके लिए ऐसा हुआ कि ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी से एक ऑब्जर्वर आया था, ऑफिसर, जो हमें चेक करेगा कि हम कहाँ से स्विमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ पे एंड कर रहे हैं, कितने हमारे साथ में लाइफ गार्ड है कि नहीं है, और
जो उसका ये होता है क्या जीपीएस सिस्टम होता है, वो चेक करेंगे। प्लस ये पहला ये रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड के लिए पूरा वो जो 2 घंटा मैंने स्विमिंग किया, तो पूरा 2 घंटे की स्विमिंग को रिकॉर्ड किया गया है बाकायदा। उसको रिकॉर्ड करने के लिए 4 आदमी थे अलग अलग कैमरे से। तो ये सारा जो खर्चा है, ये सारी चीजें सीबीएम ट्रस्ट ने बेयर किया है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ओके, शायद हाँ मैंने फोटो देखा है जी, इसका फोटो आपने देखा होगा। तो ये ऑन द स्पॉट हमने वहीं पे बुलवाया था ताकि ये हमें मिल सके, क्योंकि इसका भी फीस पे करना पड़ता है ऑब्वियसली। ओके, तो कितना फीस होता है इसका? इसका हमने अराउंड 80,000 फीस पे किया है इसका हमने, ताकि वो हमको ऑन द स्पॉट वहां पे आकर के दे सके। तो फिर उनका ट्रैवल कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का श्रेय मेरे साथ साथ मेरी मेहनत थी, और उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सीबीएम की तरफ से था, तो इसलिए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स गेम हुआ, उसके बाद से जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं इस तरीके के गेम्स में, उसमें कुछ थॉट्स स्पॉन्सर्स की साइड से या फिर जो बिजनेसेस पहले कम इंटरेस्ट लेते थे, है ना, मुझे लगता है कि उसके बाद से थोड़ा थोड़ा जो सोच है लोगों की चेंज हुई है। बिल्कुल अंकुर भाई, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, जो CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसका एक अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ा कि उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स को लेकर के। कि समवेयर जो 2022-2023 का बजट था, वो 570 करोड़ का कुछ बजट था, 570 या 540 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन वो 23 और 24 में वो सीधा 1100 करोड़ रुपए चले गया। मतलब ओलंपिक ईयर में वो डबल से भी ज्यादा हो गया है ऑलमोस्ट। उसमें लिखा हुआ था 70% उसमें हाइक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी आपने डिस्कशन भी करा कि बहुत से लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं जाके, या फिर मस्जिद में बैठ जाते हैं जाके। आपकी तरफ से अगर उनको कुछ बोलना हो कि उस मतलब कुछ उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, बहुत बियॉन्ड कुछ किया जा सकता है, वो स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज में हो, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स जहाँ पे कर सकते हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़े? क्या क्या आपका थॉट क्या है, किस तरीके से आप मैसेज देंगे उनको? अंकुर भाई, फ्रैंकली मैं तो ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरा एक स्पीच भी था इसके ऊपर, और मैंने बताया कि मैं क्या नहीं हूँ। हाँ, मैं माजूर इंग्लिश उर्दू वर्ड है। मतलब मैं डिसेबल्ड हूँ, और चूंकि मैं मुस्लिम हूँ, कुरान शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा है कि आप माजूर हैं। आप अगर आपके लिए नमाज या जो रोजा या जो भी जो फॉर्मेलिटीज है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी कंसेशन है। लेकिन मैं क्या नहीं हूं रियल लाइफ में। अब आप देखिए, क्या मैं एक एम्प्लॉय नहीं हूं? क्या मैं एक एम्प्लॉयर नहीं बन सकता हूं? क्या मैं एक अच्छा ऑफिसर नहीं हूं? क्या मैं एक अच्छा बाप या एक अच्छा भाई या एक अच्छा बेटा नहीं बन सकता हूं? क्या मैं शादी नहीं कर सकता हूं? क्या मेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, और अगर आप इन सब का जवाब चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगा। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनका मैं एग्जाम्पल देके आपको दिखा सकता हूं। आज के डेट में हम IAS ऑफिसर भी हैं, टॉप लेवल पे अगर आप देखें, डिसेबल पर्सन वहां पे भी है, डिसेबल पर्सन मिनिस्ट्री में है, डिसेबल पर्सन लीडर्स हैं। लीडर्स हैं। जॉन F कैनेडी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद आप हमारे इंडिया में देख लें, करुणानिधि जी हो गए। और व्हीलचेयर पे होना कोई
शर्म की बात या उसकी बात नहीं है। अभी मैंने एक लेख लिखा था कुछ दिनों पहले, जब इलेक्शन चल रहा था बिहार में, अब पूरे इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहा था, तो तेजस्वी यादव जी को कुछ दिक्कत हो गई थी और वो व्हील चेयर पे आए थे। तो इसका क्या मतलब है भाई? ये एक असिस्टिव डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं। जिस तरीके से आप एक चश्मा यूज करते हैं अपने विजन को बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से मेरे लिए ये एक डिवाइस है। मैं अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करता हूँ। इसमें कोई हिचक या झिझक तो होनी नहीं चाहिए। तो मेरे वो भाई और वो बहन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और अगर मुझे सुन रहे हैं कविशाला के माध्यम से, तो मेरा यही मैसेज है आपसे कि अपने आप में यकीन रखिए, घर से निकलिए और देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और उन तमाम लोगों से मेरी ये अपील है जो एम्प्लॉयर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कि आप इन लोगों को एम्पावर कीजिए, अपना ट्रस्ट उन पे रखिए। यकीन मानिए कि अगर आप उनको जॉब दे रहे हैं, वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी करके देंगे, ज्यादा वर्कआउट आपको प्रोड्यूस करके देंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी से वो काम करेंगे। देखिए, शुरू में हर किसी को दिक्कत होती है और हो सकती है मेरी भी लाइफ में, लेकिन जब एक बार हम उस चीज में काम करने लगते हैं, माहिर हो जाते हैं, तो हम ज्यादा आउटपुट देते हैं। चीजें ये है कि बस आप उसको थोड़ा सा, आपको एक बार का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी चीजें एक्सेसिबल नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको एक्सेसिबल बना दीजिए। एक वॉशरूम एक्सेसिबल बना दीजिए जो सबके लिए काम आएगा। देखिए, एक्सेसिबिलिटी का जहां तक बात है, मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब गया अपने गांव बिहार बहुत दिनों के बाद, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट नहीं था और वो सारी चीज़ें मुझे बनवानी पड़ी, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ा। तो लोगों ने बोला कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ कौन क्या करता है। लेकिन इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद किसी के घुटने का नी का ऑपरेशन हुआ और उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो जब चीज़ें होती है, सहूलत होती है, तो वो सबके काम आती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब एरोप्लेन से उतरते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछता है और साथ में एक रेलिंग लगा हुआ होता है। क्या है वो रेलिंग? बस एक असिस्टिव डिवाइस, सहारा ही है ना। या हमारे भी माता पिता, आज हम जवान हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, तो ये हर किसी के साथ में ट्रू है ना। कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, उसको भी जरूरत पड़ सकती है उसकी। तो ये सारी चीजें सभी के लिए एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हमने इस पैरा ओलंपिक्स में और देखी कि जो भावनाएं व्यक्त करना होता है, वो नवदीप ने जो लास्ट में किया ठीक है, तो क्या लेवल होता है जब इस तरीके की भावना निकलती है, और हर इंसान से निकलती है। मैं क्रिकेट में बहुत बार बड़े प्लेयर्स को देखा है। ठीक है, आई मीन नवदीप की जो भावना थी वो बिल्कुल, चूंकि देखिए कुछ चीजों का असर इस तरीके से भी पड़ता है कि आप कहाँ से आते हैं। नवदीप हरियाणा से बिलोंग करता है और जब उसकी ज्यादातर ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, अभी पिछले कुछ दिनों से वहाँ पैरालंपिक्स जाने से पहले वो हम लोगों के साथ में ही था, हमारे सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहा था। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर में, जहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वहीं पे वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में ही बैठ के खाते हैं और सारी चीजें हमारी होती हैं। लेकिन ये जब आप मतलब कुछ करते हो, उस वक्त आपका एग्रेशन होता है। उसका जो गेम है एक्चुअली में, वो गेम भाला फेंक का गेम ही ऐसा है कि पूरा एग्रेशन आपको निकालना रहता है। और वो ऑटोमेटिकली उसकी जबान पे आ गए और कहीं ना कहीं से वो कैच हो गए। हालांकि जो सुनील कोच साहब है, उनके साथ में उसने बात किया, उसे भी यकीन नहीं था कि वो इतना आगे चला जाएगा। अब जो चला गया तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा है कि बताओ कोई सा मार्क्स बताओ। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद ठीक है, आई मीन जरूरी है, होता है। आपका नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, कौन सा गेम है, क्या अभी हम बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। अभी दिल्ली आने का मकसद भी वही था मेरा वीजा इंटरव्यू था। मैं आइसलैंड
में रेक्सविक गेम्स होने वाला है, इंटरनेशनल, okay. जनवरी में है। उस गेम्स में जाने से मुझे ये फायदा होगा कि 2026 में एशियन पैरा गेम्स होने वाला है जापान में, तो उसका क्वालिफिकेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। किसी भी गेम्स को, बड़े गेम्स को खेलने के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसके लिए मुझे वहां जाना है कि जितना जल्दी मैं उसको क्वालिफाई कर लूँ ताकि मेरा वो प्रेशर हट जाए और उसके बाद फिर मैं अपने पर्टिकुलर इवेंट पे फोकस कर सकूं। ये मेरा है। उसके बाद और भी कपल ऑफ गेम्स अभी है लाइन में। मई में एक गेम्स है, वहां जाना है मुझे, और शायद हो सकता है अभी पिछली बार मैंने बहुत आपने मेरा शायद वीडियो भी देखा होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आपने खेलो इंडिया स्कीम जो चलाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हो, तो ताकि जो हमारे डिसेबल एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिले। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने पिछली साल दिल्ली में खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स करवाया। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो डिसेबल गेम्स हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स हैं, उसको भी लाइव टीवी पे दिखाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने मुझसे पूछा कि मीडिया का क्या रोल है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हम सभी के लाइफ में। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात उठा करके चांदनी और रोशनी में ले जा सकती है, और वो काम आप लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, दो ऑब्वियसली शायद उतना पैसा नहीं होगा पैरा स्पोर्ट्स में, अभी उतने स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स बूम करने वाला है। अगले 10 सालों में पैरा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करेगा, और मीडिया से भी शायद हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, हमें स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, और जो बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए काफी बेहतर होगा। ओके। अच्छा, हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, शायद मेरी आपसे एक बार पहले ऑनलाइन बात हुई है, तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि कोई भी 4 लाइंस, कोई भी पोइट्री, कुछ भी आपको याद हो साहित्य के इर्द गिर्द, कविताओं के आसपास, कुछ भी। कविताओं के जब मैं उस वक्त लिखा करता था तो उस वक्त का मैंने एक नज़म टाइप की मैंने लिखी थी। आंसुओं की ये जो रवानी है, आंसुओं की ये जो रवानी है, बस उन्हीं की मेहरबानी है, बस उन्हीं की मेहरबानी है। तोड़ लाएंगे चांद धरती पे, तोड़ लाएंगे चांद धरती पे, दिल में हमने ये अपने ठानी है, दिल में हमने ये अपने ठानी है। दुनिया रोशन है फकत दम से मेरे, दुनिया रोशन है फकत दम से मेरे, जुगनुओं को कैसी बदगुमानी है, जुगनुओं को कैसी बदगुमानी है। दिल में तूफान जो बन के उठते हैं, दिल में तूफान जो बन के उठते हैं, हसरतों की अजब कहानी है, हसरतों की अजब कहानी है। वाह, बहुत शानदार। शुक्रिया। अच्छा, आखिरी में कैसा लगता है आपको कविशाला? फ्रैंकली अंकुर भाई, मैं आपसे काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हूँ, एंड बहुत सारे आप लोगों के शोज़ भी देखता हूँ मैं। बहुत अच्छी चीज़ें करा रहे हैं आप, और ख़ास करके साहित्य को लेकर के जो चीज़ आप लोगों की रहती है,
मुझे लगता है कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में आई एम नॉट श्योर कि लोग कितना लंबा पॉडकास्ट सुनते हैं या चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन जो भी आप लोग कर रहे हैं ये उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू सो मच। और एक अच्छी बातचीत हुई। आखिरी में किन 2 और लोगों को आप चाहेंगे कि हम कविशाला पे इस जो नया इनिशिएटिव है हमारा बिग जर्नी, इसमें इनवाइट करें और उनकी बातचीत लोगों तक पहुंचाएं जो आपकी पसंदीदा हो? मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे एक बिहार के होनहार बच्चे हैं, शैलेश कुमार, हाई जंपर हैं। ओके। वो ज़रूर आए यहाँ पे। और उसके बाद कोशिश करूँगा नवदीप अगर यहाँ पे आ जाए तो नवदीप ज़रूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा मैं इनफैक्ट कहना चाहूँगा कि खेल की दुनिया से अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक हमारे सनी पाजी हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं। ओके। आप उनको भी जरूर बुलाएं, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि आपने नवदीप को तो हम बहुत विशेष रूप से चाहते हैं कि वो आए और उनसे बातचीत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इंसान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुले दिल के इंसान है, कुछ लगते नहीं। स्पोर्ट्स की अगर बियॉन्ड बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने वक्त निकाले, एक अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि जो लोग भी देखेंगे, अगर हम किसी एक व्यक्तित्व की जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन ला पाए इस कहानी के जरिए तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बिल्कुल अंकुर भाई, यही कोशिश मेरी भी है कि हमारी बातों से अगर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी में भी अगर कुछ चेंज आ जाता है तो हमारे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।